Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th March 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about apartheid in South Africa. Ideas discussed here will be important for essay writing, also important from GS paper 1 world history point of view, and also useful for GS paper 4 ethics and integrity paper. Apartheid, सबसे पहले समझते हैं apartheid मतलब होता क्या है. Apartheid simply means a system of discrimination. Apartheid में जो वर्ड है ध्यान देने वाला वो है apart. Apart reflects separateness. तो that simply means कि दो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को सेपरेट करना, एक्सक्लूड करना, और एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना और दूसरे लोगों को डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट देना, इसको कहा जाता है apartheid. इट लीड्स टू टोटल आइसोलेशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ नेटिव्स फ्रॉम पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो. सो अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका के अंदर जो एपार्थीड सिस्टम था, वैसे तो यूएस में भी कुछ हद तक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है, वहाँ पे भी कई सारे ऐसे कलर्ड पीपल मूवमेंट हुए हैं, बट एपार्थीड was a very strong institution in South Africa. It started in early 1948 and it continued till 1992. It was a system of institutionalized racial segregation. Institutionalized racial segregation का मतलब ये है, देखिए, एक होता है सोशल स्ट्रक्चर में डिस्क्रिमिनेशन होना. समाज में जैसे हमारे यहाँ भी कास्ट सिस्टम है जिसमें कुछ हद तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट द रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉ डू नॉट जस्टिफाई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. लेकिन जब रूल्स रेगुलेशंस ही ऐसे हों जो जस्टिफाई करें रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो उसको कहा जाएगा सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन. और साउथ अफ्रीका के अंदर सिस्टमिक तरीके से एपार्थीड प्रैक्टिस की जा रही थी. द सिस्टम वाज नेम्ड एज बास्काप, वाइट सुप्रीमेसी ओवर ब्लैक्स. जैसे ये कुछ इमेजेज हैं जो साउथ अफ्रीका में जब एपार्थीड प्रैक्टिस की जाती थी उस टाइम को रिफ्लेक्ट करते हुए. यू सी द बेंचेज इन पब्लिक प्लेसेस लिखा रहता था वाइट्स ओनली, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके की वाइट सुप्रीमेसी रिफ्लेक्ट कर रहा है, कलर्ड या ब्लैक लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कर रहा है. यहाँ लिखा है कि नॉन वाइट्स वेयर नॉट अलाउड, और नॉन वाइट्स वेयर नॉट अलाउड टू यूज स्पेसिफिक पब्लिक प्लेसेस. यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर नॉन वाइट, यानी कि ब्लैक लोगों के लिए कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे जाना उनको अलाउड नहीं था. तो that is how the black or the colored people in South Africa were systematically suppressed. There were political suppression, like blacks were not allowed to vote or participate in important political process. There was no black representation in the government. Social suppression भी था. They were deprived of rights, civil rights, या आप समझिए कि जो basic सिटीजनशिप राइट्स होते हैं, दे वर डिनाइड टू द ब्लैक पीपल. ब्लैक्स वेयर कन्फाइंड टू द स्मॉल लोकेशंस. उनको उसी एरिया में रहना होता था जो वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ की चीज़ें मिलती तो ठीक, नहीं मिलती तो भी ठीक. दे हैड टू कन्फाइन देमसेल्फ टू अ पर्टिकुलर लोकेशन. ब्लैक्स वेयर अलोकेटेड अ सेपरेट लैंड नोन एज होम लैंड वेयर द ब्लैक पीपल हैड टू कन्फाइन देमसेल्फ. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी थी. वाइट्स वेयर इन्वॉल्व इन टॉप जॉब्स, बेटर पेइंग जॉब्स, वेयर एज ब्लैक्स वेयर इन्वॉल्व इन वेरी मीनियल jobs like plantation labor या maid jobs. They were deprived of economic resources and they were made to work for long hours and that too for low wages. Culturally also black people were discriminated. Interracial marriages were prohibited under Marriage Act. तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम के अगेंस्ट जो स्टार्टिंग में तो देयर वाज अ रिएक्शन और स्ट्रॉन्ग violent reaction against such apartheid movement. In the early phase, the movement saw violent means like bombing and shooting of the white officials. But over a period of time, inspired by Mahatma Gandhi ने भी साउथ अफ्रीका में रह कर के वहाँ के कलर्ड लोगों के राइट्स के लिए काफ़ी कुछ किया. इनफैक्ट जो सिविल डिसोबीडियंस का कॉन्सेप्ट है, नॉन कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ महात्मा गांधी ने पहले साउथ अफ्रीका के अंदर ही प्रैक्टिस किया, बाद में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया इंडिया के अंदर. तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी काफ़ी काम किया था और महात्मा गांधी के आइडियाज़ से इंस्पायर्ड होकर के
फिर वहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने महात्मा गांधी के स्ट्रगल को आगे बढ़ाया। नेल्सन मंडेला वर्कड इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ बिशप डेसमंड टूटू and they kept the struggle in South Africa in a non-violent manner. They followed civil disobedience and non-cooperation movement, the path shown by Mahatma Gandhi, and they used to promote non-violent freedom struggle. In fact, नेल्सन मंडेला जी को 27 साल तक जेल में भी रहना पड़ा। जस्ट लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज क्रिएटेड इन इंडिया, तो पहले तो हमारे देश में भी तो रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स थे जो वायलेंस का इस्तेमाल करके देश को आज़ाद कराना चाहते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम महात्मा गांधी टुक द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस टू गाइड इंडिया टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। सिमिलरली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो इंडिपेंडेंस के लिए नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया अंडर लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, वैसे ही अफ्रीका के अंदर बनाया गया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अंडर लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी ने 27 सालों तक लगातार स्ट्रगल किया एंड वो 27 सालों तक जेल में भी रहे। 1992 में जाकर के सिस्टमेटिकली फिर वहाँ पे एपार्थीड ख़त्म हुआ इन एन ऑफिशियल मैनर। तो जो इंस्टीट्यूशन था दैट वाज ब्रोकन इन 1992। उसी वक्त काफ़ी सारा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस या दबाव भी पड़ा साउथ अफ्रीका के ऊपर, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। द यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन पुट एन इमीडिएट एंड टू सो कॉल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास किया गया टू पुट एन इमीडिएट एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नैम मूवमेंट ऑल्सो सपोर्टेड साउथ अफ्रीकाज स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थीड। आपको शायद से पता नहीं होगा, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम वाज ऑल्सो बैंड फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट because of the apartheid practiced in South Africa, and later on till day they have certain rules कि कुछ colored people या black people के लिए वहाँ पे रिजर्वेशन होती है क्रिकेट टीम के अंदर। आज ये आर्टिकल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आया है ये इंडियन एक्सप्रेस में? तो 17th मार्च आज का दिन 1992 यानी कि एग्जैक्टली 31 साल पहले एपार्थीड वाज ऑफिशियली एंडेड इन साउथ अफ्रीका विथ हेल्प ऑफ अ रेफरेंडम। ऑन दिस डे 17th March 1992 a referendum was passed in South Africa on the basis of voting that ended apartheid there. The next article is about self-powered desalination plant, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. क्या होती है डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी? डीसैलिनेशन रेफर्स टू रिमूवल ऑफ साल्ट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम वाटर। जैसे कि ये देखिए सलाइन वाटर है, ठीक है, और डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी की मदद से अगर सॉल्ट को या बाकी सारे जो अनवांटेड मिनरल्स हैं उनको सेपरेट कर लिया जाए फ्रॉम वाटर से, और इससे हम लोग जो फ्रेश वाटर सेपरेट कर पाते हैं, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डीसैलिनेशन। देखिए दुनिया में वाटर की कमी तो है नहीं, सिर्फ वाटर की अगर बात की जाए तो 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय द ओशंस देमसेल्फ। लेकिन ओशनिक वाटर जो है दैट इज़ नॉट फिट फॉर यूज एज फार एज आवर डे टू डे लाइफ इज़ कंसर्न। क्यों? क्योंकि इस हेविली सलाइन, बहुत सारा सॉल्ट होता है उसके अंदर, और अगर किसी तरीके से हमने डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सॉल्ट रिमूवल टेक्नोलॉजी को कॉस्ट इफेक्टिव बना लिया तो फिर वाटर का जो प्रॉब्लम है पूरे दुनिया भर में उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी है हमारे पास। सलाइन वाटर से प्योर वाटर या फ्रेश वाटर निकाला जा सकता है, बट दैट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली और that is till now not very cost effective. For example, there are technologies for desalination known as reverse osmosis या thermal desalination. रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या किया जाता है, किस तरीके का मेम्ब्रेन मतलब आप लेयर समझिए, थिक लेयर, ऑर्गेनिक लेयर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरफ सलाइन वाटर रखा जाता है और उस पर फिर हेवी प्रेशर लगाया जाता है। हेवी प्रेशर लगाने से होता क्या है कि सॉल्ट जो है या मिनरल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और फ्रेश वाटर जो है इजैकुलेट होकर के दूसरे साइड में चला आता है। एंड दिस इज़ हाउ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस की मदद से वी टर्न द सलाइन वाटर इनटू प्योर या फ्रेश वाटर। बट द प्रॉब्लम विथ रिवर्स ऑस्मोसिस इज, पहला ये एक्सट्रीम प्रेशर लगाने के लिए आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर कंजम्पशन, दैट मेक्स इट एन एक्सपेंसिव वे ऑफ क्रिएटिंग फ्रेश वाटर। प्लस पावर जनरेशन के लिए आपको डीजल या कोल बर्न करना होगा, दैट मेक्स इट इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो, क्योंकि डीजल बर्न करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होंगे या फिर इन्वायरमेंट पॉल्यूटिंग गैसेस रिलीज होंगी। तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि
रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में बहुत सारा पावर रिक्वायरमेंट होता है, दैट डज नॉट अलाउ इट टू बिकम कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरा है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। जब इतना सारा सॉल्टी बेस पीछे रह जाएगा, जब आप प्योर वाटर सेग्रीगेट कर लेंगे तो ये जो रिमेनिंग कंटेंट रह जाता है इसको कहा जाता है ब्राइन। दीज ब्राइन आर हेविली सलाइन सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर डिसैलिनेशन प्रोसेस। इसको कहीं ना कहीं तो रिलीज़ करना है इन्वायरमेंट में। जहाँ भी आप रिलीज़ करेंगे वहाँ का पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन विच एवर रीजन इट इज़ रिलीज इट इम्पैक्ट्स द लोकल इकोलॉजी। तो एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है रिवर्स ऑस्मोसिस का, दूसरा ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी है डिसैलिनेशन के लिए। उसको हम लोग कहते हैं लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन। लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन में क्या किया जाता है कि ओशनिक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ओशन के अंदर होता क्या है, आपने भी पढ़ रखा होगा बेसिक ज्योग्राफी में कि द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोक्लाइन। देखिए जो अपर सरफेस लेयर टेम्परेचर होता है ओशन का, उसका एवरेज टेम्परेचर समवेयर इज क्लोज टू 24 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे आप वर्टिकली नीचे जाने लगते हैं ओशनिक सरफेस से, ओशन के जो वाटर का लेयर है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगता है। सो देयर इज़ अ जोन जहाँ पे वाटर का टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से गिरता है और फिर समवेयर क्लोज टू 4 डिग्री सेल्सियस वो फिर से लगभग वो स्टैगनेंट हो जाता है। तो मुद्दा ये है कि ओशन का जो ओवरऑल आप वाटर डेप्थ देख रहे हैं उसके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। टॉप लेयर का टेम्परेचर एवरेज होता है 24 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि नीचे साइड में टेम्परेचर एवरेज तौर पे होता है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर का जो अंतर है इसकी मदद से एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन। इसमें क्या किया जाता है कि सॉल्टी वाटर को लिया गया और सॉल्टी वाटर को एक्सेसिव प्रेशराइज करके, बहुत सारा प्रेशर दे करके उसको स्टीम में कन्वर्ट किया गया और स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद उसको इस तरीके से पाइप से मूव कराया गया और ओशन का जो नीचे वाला साइड का वाटर है, जो कूल वाटर है, कोल्ड वाटर, उसको यूज़ करके इस स्टीम को वापस से ठंडा किया गया। तो स्टीम को जब ठंडा किया जाएगा बाय यूज ऑफ दिस कोल्ड वाटर, तो स्टीम जो है वो कंडेंसेट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि सॉल्ट जो है वो उससे सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो चैम्बर है यहाँ पे तो आपने सलाइन वाटर रखा, सॉल्टी वाटर, उसको पंप करके आपने यहाँ भेजा, यहाँ पे आपने एक्सेसिव प्रेशर दे करके इसको स्टीम में कन्वर्ट किया, स्टीम को आपने यहाँ से रिलीज़ कराया और सॉल्ट तो पीछे रह जाएगा, स्टीम यहाँ से रिलीज़ कराया आपने और स्टीम को आपने ये ओशन का जो कूलर वाटर है उसका इस्तेमाल करके सेटल करा लिया इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, एंड दैट इज़ हाउ फ्रेश वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट वाटर। तो ये है सॉल्ट वाटर, ये है फ्रेश वाटर। अब इसमें भी एक दिक्कत क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें भी पावर रिक्वायरमेंट तो है ही, पावर रिक्वायरमेंट तो है ही, लेकिन अब करंट न्यूज़ ये है, क्योंकि पावर रिक्वायरमेंट क्यों होगी, आपको पानी को प्रेशराइज करना है, ठीक है, यहाँ से कोल्ड वाटर को रिलीज़ करना है और कोल्ड वाटर से आपको इस स्टीम को कूल डाउन करना है। अभी न्यूज़ यही है कि चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, उसने सबसे पहले तो कुछ ऐसा किया है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है अपर लेयर का और लोअर लेयर का ऑफ ओशन के अंदर, उसकी मदद से पावर जनरेट करने की कोशिश की है और उस पावर की मदद से ये पूरा सिस्टम रन करेगा वो लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन, जिससे डिसैलिनेशन का काम किया जाएगा। सो चेन्नई बेस्ड इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी विल सेट अप ए डिसैलिनेशन प्लांट इन लक्षद्वीप विच विल बी एमिशन फ्री। करेंटली लक्षद्वीप में इस तरीके के 4 ऑलरेडी डिसैलिनेशन प्लांट हैं, बट दे आर पावर्ड बाय डीजल जनरेटर सेट्स, बट दिस पर्टिकुलर विल बी powered with oceanic energy, and that is how it will make it environment friendly. Self powered desalination plant will be established in Lakshadweep now. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये environment friendly desalination plant लगा रहा है, NIOT National Institute of Ocean Technology, that works under Ministry of Earth Sciences and it focuses on harnessing energy from ocean. तो अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली वर्क कर लेती है
तो दैट विल बी अ ग्रेट ब्रेक थ्रू, क्योंकि अगर ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है तो फिर जो वाटर स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्पेशल वोस्ट्रो रुपी अकाउंट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए वोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है, एकदम सरल भाषा में, विदेशी बैंक्स जैसे ये बैंक ऑफ अमेरिका है या सिटी बैंक है, विदेशी बैंक्स अगर इंडिया के किसी बैंक के अंदर जैसे एसबीआई के अंदर अकाउंट खोलें इन इंडियन रुपी, तो ये वाला अकाउंट कहा जाएगा वोस्ट्रो अकाउंट। अकाउंट ओपनड बाय बैंक ऑफ अमेरिका और अकाउंट ओपनड बाय सिटी बैंक इन एसबीआई, दैट टू इन रुपी, विल बी नोन एज वोस्ट्रो अकाउंट। तो फॉरेन बैंक्स अकाउंट इन डोमेस्टिक बैंक इन इंडियन रुपी। अभी वोस्ट्रो अकाउंट से क्या फ़ायदा हो सकता है? तो वोस्ट्रो अकाउंट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन मेकिंग ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपी। हाउ? लेट अस सी दिस, हाउ दिस विल वर्क। यू सी, मान लीजिए कि हमारा देश इंडिया, यहाँ का कोई एक्सपोर्टर है ए जो सामान एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों में। तो एक्सपोर्टर ने सामान एक्सपोर्ट किया किसी कंपनी बी को इन रसिया। अभी कंपनी बी को पेमेंट करना है कंपनी ए को। कंपनी बी के पास रूबल है, रसियन करेंसी, लेकिन कंपनी ए को रुपया चाहिए, रूबल तो चाहिए नहीं क्योंकि रूबल इज़ नॉट अ हार्ड करेंसी। अभी मान लीजिए कि कंपनी बी का अकाउंट है किसी रसियन बैंक में और रसियन बैंक का वोस्ट्रो अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो इंडिया में है। अब ये वोस्ट्रो अकाउंट इस रसियन बैंक का इंडिया में, जिसमें इंडियन रुपीज़ में पैसे पड़े हैं। So now what company B will do? Company B will make payment in ruble, that is the Russian currency, to this Russian bank, and Russian bank will make payment to exporter A from its Vostro account in India in State Bank of India. इस तरीके से पेमेंट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जा रहा है डी डॉलराइजेशन। डॉलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड को कम करने के लिए वोस्ट्रो अकाउंट काम में आ रहा है, डी डॉलराइजेशन। इन दिस प्रोसेस पेमेंट वाज डन, इंटरनेशनल ट्रेड हैपेंड विदाउट डिपेंडिंग अपॉन डॉलर्स, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज बीइंग नोन एज डी डॉलराइजेशन। अच्छा, इस प्रोसेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए लॉन्ग रन में क्या होगा? मान लीजिए इंडिया से भी तो कुछ चीज़ें, इंडिया में भी तो कुछ चीज़ें इंपोर्ट होंगी रसिया से, राइट? तो अब रसिया का कोई एक्सपोर्टर है जो इंडिया में सामान बेच रहा है, तो इंडिया से पेमेंट जाना है रुपीज़ में, लेकिन ये रुपीज़ में पेमेंट लेगा नहीं क्योंकि इसको चाहिए रूबल। तो फिर क्या होगा? कंपनी बी जो इंडिया वाली है वो वोस्ट्रो अकाउंट में रुपया में पेमेंट कर देगी और ये एक्सपोर्टर ए का अपना एक बैंक है जिसका इंडिया में वोस्ट्रो अकाउंट है, जिसने वोस्ट्रो अकाउंट में रुपये में पेमेंट ले लिए हैं, वो यहाँ से रसिया में रूबल में पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर ए को। तो अगेन पेमेंट हो गया विथ हेल्प ऑफ दिस वोस्ट्रो अकाउंट विदाउट डिपेंडिंग अपॉन करेंसीज लाइक डॉलर और यूरोज। करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि 18 देशों को आरबीआई ने अलाउ किया है टू ओपन स्पेशल वोस्ट्रो रुपी अकाउंट इन इंडियन बैंक्स फॉर पेमेंट पर्पस। तो मतलब कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन प्रोसेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आरबीआई इंप्लीमेंट करना चाहती है। दैट इज़ वाई 18 कंट्रीज हैव बीन परमिटेड टू ओपन स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट फॉर पेमेंट इन इंडियन रुपी। स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? तो है ऐसा ही वोस्ट्रो अकाउंट ही है, बट ऐसा ही वोस्ट्रो अकाउंट ही है, बट व्हाट विल हैपन कि नाउ अ कंपनी बी with help of this bank, Russian bank, will be directly able to open an account in India, a Vostro account in India. Special Vostro account में the organization B itself will have an account in SBI through this Russian bank. Let us read this. Special Vostro rupee account are used to keep the foreign companies holding in Indian bank in the form of Indian rupee. तो ये foreign company है, इसका कुछ पैसा इंडियन बैंक में रखा जाए रुपया में इन वोस्ट्रो अकाउंट, तो दैट इज नोन एज स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट। स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट फॉरेन कंपनीज होल्डिंग इन इंडियन बैंक इन इंडियन रुपी वाया अ रसियन बैंक, तो उसको कहा जा रहा है स्पेशल वोस्ट्रो रुपी अकाउंट
जिसको 18 देशों को परमिट किया है आरबीआई ने स्पेशल वोस्टो रुपी अकाउंट खोलने के लिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पेप्टिटाइड्स। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज़ है, देखिए ये काफ़ी छोटा न्यूज़ है, लेकिन इसको फिर भी मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसको ढूंढने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गुवाहाटी बेस्ड है, तो एपीएससी में आ सकता है। अब अगले बार के प्रीलिम्स के लिए ये सब टॉपिक्स मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, इस बार तो पेपर सेट हो गया होगा। तो रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IASST गुवाहाटी revealed that peptides derived from snake venom nerve growth factor can impede the progression of Parkinson disease। छोटा सा खबर है, पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। स्नेक वेनम नर्व से, सांप के जहर उसके नर्व से निकालने वाला जो पेप्टिटाइड्स है दैट कैन हेल्प इन इम्पीडिंग और कुछ हद तक यू में से रिस्ट्रिक्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ पार्किंसन डिजीज। दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ एज फार एज impeding or restricting the growth of Parkinson disease is concerned, क्योंकि अर्ली एज में Parkinson disease is a major problem faced by many people in early or elderly age। I'm so sorry। पेप्टिटाइड्स होता क्या है? पेप्टिटाइड्स नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स जिससे हमारे बॉडी प्रोटीन्स बने हैं, जिससे हमारे बॉडी के मसल्स बनते हैं, दे आर अमीनो एसिड्स। पेप्टिटाइड्स आर नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स। They include a lot many antibiotics, hormones and other substances that includes biological or involves biological functions of living beings। छोटा सा न्यूज़ है, अगले बार के पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एपीएससी के लिए। देखिए आज का जो न्यूज़पेपर था उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आसाम ट्रिब्यून की अगर बात की जाए तो आसाम बजट। अब ये आसाम बजट को पढ़ के उसको पूरा कंपाइल करके और एनालाइज करना, उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, इसको मैं आज नहीं कर पाऊँगा, बट टुमारो आई विल ट्राई कि पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस आसाम बजट पे डिवोट किया जाए और आसाम बजट को डिटेल में एनालाइज किया जाए। सो टुमारो विल बी टेकिंग अप आसाम बजट विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। मैकमोहन लाइन इज अ लाइन अग्रीड बाय ब्रिटेन एंड तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ सिमला अकॉर्ड साइन इन 1940। मैकमोहन लाइन इज रिगार्डेड बाय इंडिया एज अ लीगल नेशनल बॉर्डर बट इट इज डिस्प्यूटेड बाय चाइना। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। International Day of Maths is celebrated every year on 14th March. International Day of Maths is celebrated to mark the birth of Albert Einstein. The second statement is wrong. That's all from our side for today. Thanks for watching.